यहाँ तक आप कुछ सफिशेंटली समझ आ चुकी होगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो काम कैसे कर रही होती है। कुछ स्पेशल फंक्शन जिसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट विल बी, कमेंट में मैं लिखता जाता हूँ, INIT string length and delete। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल फंक्शंस हैं जो समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये क्लास में कैसे डिफाइन होते हैं। सो लेट्स से मैं एक क्लास अब डिफाइन करता हूँ, से द क्लास इज क्लास बुक। एक बुक की मैंने क्लास डिफाइन की, इसके मैं डिफाइन करूंगा, कुछ इसकी खसूसियात होंगी। लेट्स से इनिट तो आपको मैं पहले समझा चुका हूँ कि ये वो वाला स्पेशल फंक्शन है जो जब भी क्लास इनिशलाइज होती है तो चलता है पहले। सेल्फ हम यहाँ पे हमेशा लाजमी लगाएंगे। आपने क्लास के हर फंक्शन में, हर मेथड में सेल्फ ज़रूर लगाना है ताकि जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाए। टाइटल, ऑथर होगा बुक का कोई, और कुछ पेजेस होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई बुक क्रिएट करेगा उसके लिए ज़रूरी होगा ये 3 आर्ग्यूमेंट्स भेजे, टाइटल बताए, उसका ऑथर बताए और पेजेस बताए। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट हम कर देते हैं बुक इज क्रिएटेड, जिस तरह हमने डॉग इज क्रिएटेड किया था। ये सिर्फ हम अपने लॉग के लिए प्रिंट करते हैं। जब प्रैक्टिकल आप प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आप अननेसेसरीली प्रिंट नहीं कर रहे होते। बुक इज क्रिएटेड, ठीक है, और उसका जब हम टाइटल रखेंगे सेल्फ डॉट टाइटल, ये हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हैं बुक के, इज इक्वल टू टाइटल सेल्फ डॉट ऑथर is equal to author self dot pages is equal to pages। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं एक बुक क्रिएट करता हूं B1। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जो बुक क्लास से बिलोंग करता है। उसका टाइटल है let's say coding the brains, उसका ऑथर है अवैस और उसके पेजेस हैं 100। ठीक है, ये मैंने एक बुक क्रिएट कर दी, बुक क्रिएट हो गई और B1 में ये सारी खसूसियात आ गई, ये सारे एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंगली इनको असाइन हो गए। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं B1 को प्रिंट करूं, लेट से मैं यहाँ पे एक और चीज कर लेता हूँ, B2 कर लेता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बुक और ले लेते हैं, एग्जाम्पल बुक अहमद और 200 पेजेस। अब मैं चाहता हूं कि ये इस बुक की ना ये सारी खसूसियात जो है ना ये प्रिंट हो जाए बगैर इंडिविजुअली इनको अलग अलग कॉल किए। लेट से अगर इनको मैंने प्राइवेट वेरिएबल्स रखा हुआ है तो इनको तो मैं कॉल भी नहीं कर सकता, डायरेक्ट टाइटल प्रिंट ही नहीं कर सकूंगा बुक का। और मैं एक कमांड देता हूं कि मुझे बुक 1 जो है उसकी डिटेल्स प्रिंट कर दो, तो वो क्या होगा, बुक ऑब्जेक्ट एट दिस। जब आप उसको प्रिंट करेंगे उसको पता ही नहीं है, प्रिंट बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करता है। ठीक है, अब जब वो स्ट्रिंगिफाई कर रहा है उसके पास इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिजल्ट क्या होगा, तो वो सिंपल आपको रिजल्ट रिटर्न कर देता है कि एक बुक ऑब्जेक्ट है। मतलब B1 आपने पूछा उससे क्या है, उसने कहा कि B1 इज अ बुक ऑब्जेक्ट। उसे ये पता है कि ये बुक क्लास से बिलोंग कर रहा है, और उसके साथ ये बता दिया कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में किस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग। आपने इस बात का क्या करना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाया कर रहा है, आपको तो उसकी डिटेल्स चाहिए कि वो कहाँ पे। तो देयर इज अ स्पेशल फंक्शन फॉर दिस
जो इसको स्ट्रिंगिफाई करने पे के लिए इस्तेमाल होता है. सो यू डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्ट्रिंग, दिस इज अ स्पेशल फंक्शन लाइक INIT जो स्पेशल फंक्शन था. सेल्फ. अब आप बताएंगे कि जब भी ये स्ट्रिंग बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट उसके ऊपर प्रिंट का फंक्शन लगेगा या उसके ऊपर str का फंक्शन लगेगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, तो उसने क्या रिटर्न करना है. ठीक है, हम क्या देते हैं यहां से वो रिटर्न कर दे. यहां पे लेट से वो एक डिक्शनरी क्रिएट करें. a इज इक्वल टू टाइटल, self dot title, self dot author, self dot pages. ठीक है, अब क्या होगा जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट्स प्रिंट होंगे कि टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, पेजेस क्या हैं. ठीक है, और वो डिक्शनरी की फॉर्म में रिटर्न होगा. सो अब लेट से मैं B1 को प्रिंट करता हूँ यहाँ से. अब इस फॉर्म में अरेंज करने का भी देखिएगा फ़ायदा कितना होता है. ओके, व्हाट्स रॉन्ग हियर, रिटर्न नॉन स्ट्रिंग टाइप. ओके ओके, दिस आस्क फॉर अ वो कहता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही रिटर्न होना चाहिए, तो आप डिक्शनरी नहीं रिटर्न कर सकते. लेट इट बी, इसको स्ट्रिंग ही रिटर्न करवाते हैं. हम कुछ इस तरह कर लेते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको ले जाते हैं. टाइटल कॉमा ऑथर कॉमा पेजेस. ये कर्ली ब्रैकेट्स का आपको उम्मीद है कि अभी तक मकसद समझ आ गया होगा. ये हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग्स के अंदर. इसका तरीका ये होता है कि जो वेरिएबल्स आपने यूज़ करने हैं वो इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लगाएं और बाहर आप इसके एफ लिखते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इसको कहते हैं. नाउ आई थिंक इट शुड वर्क. अब मैं इसको प्रिंट करूँगा. ओके, टाइटल कोडिंग द ब्रेन्स, ऑथर वैस, पेजेस दिस. सो दिस वर्क्स. ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग का हो गया. उसी तरह अगर मैं B2 की डिटेल्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो B2 की भी डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी. ठीक है, आगे चलते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या था, लेंथ का मेथड था, डिलीट का मेथड था. ठीक है, लेंथ का मेथड यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं. लेंथ का स्पेशल मेथड क्या करेगा, रिटर्न नंबर ऑफ पेजेस. सिंपल, यहाँ बुक के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज द लेंथ, तो यहाँ पे पेजेस रिटर्न हो जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसकी लेंथ प्रिंट करें, लेंथ ऑफ B1, let's only talk about B1 here. String object, okay, what's wrong here, string object cannot be interpreted. रिटर्न सेल्स डॉट पेजेस होना तो चाहिए इसको. व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर मे बी.
print length of b1, it should work, I think. Why it is giving the error? String object cannot be interpreted as integer. अच्छा, ये जो आपका पेजेस है ये एज स्ट्रिंग फीड हो रहा है. ओके 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 ओके, दिस इज द इशू. क्योंकि लेंथ हैज़ टू बी इंटीजर, उसको हम एज स्ट्रिंग ट्रीट नहीं कर सकते. ओके, बुक इज क्रिएटेड, बुक इज क्रिएटेड, ये 2 बुक्स क्रिएट हुई हैं. ठीक है. और जब हमने उसकी लेंथ मांगी है, बेसिकली ये जो चीज़ रिटर्न हो रही थी ना, ये एक नंबर होना चाहिए. जब भी आप लेंथ मांगेंगे, लेंथ हैज़ टू बी अ नंबर, इंटीजर होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा ये आपका फंक्शन. तो इन केस अगर आपका यहाँ से कोई स्ट्रिंग भी है, तो जिस टाइम आप लेंथ कॉल कर रहे हैं उस टाइम उसको आप इंट में कन्वर्ट करते हैं यहाँ से भेजते हुए, तब भी आपके पास एरर नहीं आना चाहिए. लेट्स सी, एरर नहीं आया. ठीक है. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें इंटीजर में हों उनको इंटीजर में ही रखा करें. पॉलीमॉर्फिज्म का फ़ायदा उठाएं. पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स और डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अरेंज हो सकते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म का फ़ायदा उठाएं, यही एक खसूसियत है. दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ कूप. तो इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. लास्ट हमारा मेथड क्या रह गया? दैट इज़ डिलीट. अच्छा, अभी ना जितने भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हो ना, जिस तरह ये b1 ऑब्जेक्ट है, b2 ऑब्जेक्ट है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, कि बुक की क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. let me quickly check. Okay. अच्छा, एक सिंपल सी कमांड होती है जिससे सारे ना ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो जाते हैं जो इस क्लास के अंदर लाए कर रहे होते हैं. आई एम नॉट श्योर कि वो सिर्फ जेंगो के बैकएंड में ये चीज़ चलती है या पाइथन के नॉर्मल में भी चलेगी. लेट मी ट्राई. मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था. प्रिंट बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, नहीं इसमें नहीं है ये वाला फंक्शन. इस तरह की कमांड होती है जिस टाइम आप जेंगो और एसक्यूएल यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप सारे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर सकते हैं एक ही कमांड पे. लेट्स फॉरगेट दिस. अच्छा, अब ये देख लें कि यहाँ पे अगर आप b1 और b2 प्रिंट करें, तो ये आपके पास इनके प्रिंट के रिजल्ट्स आ जाएंगे. लेट्स से अगर आप डिलीट का एक फंक्शन रख दें. नाउ व्हाट डज अ डिलीट फंक्शन डू? डेल. अब डेल डिलीट जो है ना, बाय डिफॉल्ट उस ऑब्जेक्ट को डिलीट ही करेगा. वो आपको मजीद बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या करना है. हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उस टाइटल का नाम प्रिंट कर दें और कह दें कि वो डिलीट हो गई है. तो लेट्स रिटर्न नथिंग, लेट्स प्रिंट बुक का नाम यहाँ डाल देते हैं, सेल डॉट टाइटल हैज़ बीन डिलीटेड. ठीक है. और हम इसको किस तरह कॉल करेंगे? डिलीट b2. I hope this is how it works. b2 is अच्छा,
अब वो कह रहा है B2 इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट B2 कर रहे हैं और B2 को हम डिलीट कर चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ कि वेरिएबल डिलीट भी हो जाता है, वेरिएबल उसकी मेमोरी से निकल जाता है सिस्टम की। तो जब आप सारे ऑब्जेक्ट्स कॉल करना चाहेंगे तो उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। लेट्स से अगर हम इसको डिलीट नहीं करते तो ये वाला एरर थ्रो नहीं होगा, ठीक है। कोडिंग द ब्रेन्स हैज बीन डिलीटेड, ओके। देखें जब आप डिलीट का फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये डिलीट हो रही है और ये वाली लाइन आपकी नहीं चल रही। और अगर आप इसको यहाँ से ना करें तो दिस विल वर्क। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेशल मेथड्स, ठीक है। इसमें अगर आप B1 इस टाइम कॉल करें, फॉर सम रीज़न ये बुक का डिलीटेड का क्यों दोबारा प्रिंट हो रहा है ये आई डोंट अंडरस्टैंड, होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो INIT में वही चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट चलनी चाहिए। बट वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ये इस टाइम आई डोंट अंडरस्टैंड। बट वो B2 को डिलीट नहीं कर रहा, कोडिंग द ब्रेन्स हैज़ बीन डिलीटेड लिखा रहा है, लेकिन हमने उसको कोडिंग द ब्रेन्स वाली बुक को तो हमने कॉल ही नहीं किया डिलीट करने के लिए, हमने तो B2 को किया। तो अगेन जब हम B1 प्रिंट कर रहे हैं तो वो प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन वो प्रिंट करने पे यहाँ से वो स्ट्रिंग के साथ साथ इसको भी कॉल कर रहा है। दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल कि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऐसा होना नहीं चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एनीथिंग हम इसको यहाँ पे पास लिख देते हैं, सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा था कि मेथड्स के अंदर आपको ये प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। सो लेट्स सिंपली डू द पास एक्शन और ये सारी एम्बिग्विटीज़ ख़त्म हो जाएंगे। बुक क्रिएटेड और ये टाइटल लिखा है कोडिंग द ब्रेन्स, और अगर हम B2 को प्रिंट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी क्योंकि वो लास्ट स्टेप में डिलीट हो चुकी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेशल फंक्शंस। ये 4 हमारे फंक्शंस थे। एक चीज़ हमने अभी एक्सप्लोर की कि डिलीट के अंदर आपको प्रिंट की कमांड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जब हम बाहर से प्रिंट भी यूज़ करेंगे तो वो ये स्ट्रिंग वाले प्रिंट के साथ डिलीट वाले को भी प्रिंट कर रहा है फॉर सम रीज़न। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसीलिए आप मेथड्स के अंदर प्रिंट की कमांड यूज़ नहीं करते। सो आपने डिलीट के केस में भी इसके अंदर प्रिंट नहीं करना, वरना वो नॉर्मल जब आप उसको कॉल करेंगे स्ट्रिंग की तरह वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वो प्रैक्टिकली डिलीट नहीं भी हो रहा होगा तो डिलीट के अंदर वाला जब भी आप उसको प्रिंट कराएंगे तो वो इसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है तो वो कॉल हो जाएगी। सो लेट्स डू नॉट राइट एनी स्ट्रिंग इनसाइड डिलीट मेथड। यहाँ पे आप सिंपल पास करें, डिलीट तब भी होगा, ठीक है, जो कि आपको दिखा दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेशल मेथड्स एंड दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो वापस हम चले जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ एंड लेट्स डिस्कवर व्हाट वी हैव लर्नड। हमने आज बेसिकली ये मेन चीज़ समझी है कि ये एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक क्लास का हिस्सा कैसे बनते हैं, और बेसिक सी सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन देख ली। अभी आप जब भी किसी क्लास और ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्लास को बिलोंग कर रहे होते हैं, लिस्ट, डिक्शनरीज, ट्यूपल्स, ये सारी क्लासेस हैं। अब आपको उनकी बेहतर समझ आएगी कि उन हो क्या रहा होता है बैक एंड पे, और एक कॉम्प्लेक्स किस्म के बैक एंड मेथड्स बनते कैसे हैं और उनको छुपाया कैसे जाता है, जो कि हमने एब्स्ट्रैक्शन में समझा है, ठीक है। मेथड अंदर लिखा हुआ होता है और बाहर से आप सिर्फ एक एक लाइन में वो मेथड्स कॉल कर रहे होते हैं, तो आपको चीज़ बड़ी आसान नज़र आ रही होती है। इनहेरिटेंस हमने समझी। इनकैप्सुलेशन का आपको मैंने बेसिक सा बता दिया था कि वो इसमें ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। ये जब ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाते हैं तो इनको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, फिर आपको इसके अंदर मेथड्स बनाने पड़ते हैं, जिस तरह हमने सर्कल में सेट रेडियस का किया था कि एक अंदर का फंक्शन ही कॉल करके रेडियस चेंज कर रहा था, हमने C1 डॉट रेडियस करके उसको चेंज नहीं किया था। तो वो दोनों मेथड चलते हैं अगर ये आपका पब्लिक एट्रीब्यूट हो। अगर प्रोटेक्टेड या प्राइवेट एट्रीब्यूट हो तो इसके अंदर के फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं उसको कॉल करने के लिए। बाकी आपने बहुत डिटेल से समझना है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड गूगल सर्च कर लें, आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्ट फ़र्क कि प्राइवेट कहाँ पे होता है और प्रोटेक्टेड कहाँ पे होता है। प्रोटेक्टेड जो होता है वो इनहेरिटेड क्लासेस भी उस वेरिएबल को या एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकती, और प्राइवेट में ये होता है कि सेम क्लास के फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इनहेरिटेड वाले
इनहेरिटेड वाले भी कर सकते हैं और सेम क्लास वाले भी कर सकते हैं, बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। प्रोटेक्टेड में ये होता है कि सिर्फ सेम क्लास एक्सेस कर सकती है। तो ये 3 सिक्योरिटी के लेवल्स हैं जो इनकैप्सुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। फाइनली पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अबाउट अरेंजिंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डेटा इन सिंगल ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने देखा कि डॉग का स्पीक करना, कैट का स्पीक करना, वो आप अलग अलग मेथड्स उसके डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्दो कि वो ए की फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ एनिमल। सो इस तरह की अरेंजमेंट को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। उसी तरह आपको मैंने लिस्ट की एग्जांपल दी कि ए की लिस्ट के अंदर इंटीजर्स भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी आ सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल जल्द ही पब्लिश होगा विच विल बी अबाउट द बेसिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, और कोडिलिटी पे आपने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की ट्रेनिंग कैसे करनी है। उससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर्स को और एल्गोरिदम्स को समझने के लिए आपकी ओप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर्स कुछ बेसिक से जैसे अरेज हो गए या हैश टेबल हो गए, वो तो है लिस्ट और डिक्शनरी की फॉर्म में पाइथन में, लेकिन कॉम्प्लेक्स किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होते, आपको वो खुद कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। तो जब आप उसको ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में करते हैं कंस्ट्रक्ट, वो तब होते हैं, अदरवाइज डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना विद कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज द प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। और उसके बाद जो आपके कोडिलिटी के लेसन हैं उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आप ऑनलाइन जाके अपने कोड को राइट कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।